प्रस्तुत किया गया, ना केवल उसका धन्यवाद देना चाहती हूँ, बल्कि ये भी कहना चाहती हूँ कि ये केवल कोई संसदीय रस्म अदायगी नहीं है कि एलजी साहब ने उद्बोधन दिया और हम धन्यवाद दे रहे हैं। दिल्ली इस समय अपने आप को उस सारे टकराव की स्थिति से बाहर दिखाने के लिए खड़ी हुई है। आज एक साथ इकट्ठे मिल करके जहां सरकार, जहां केंद्र सरकार, जहां माननीय एलजी महोदय, जहां नगर निगम, सभी एजेंसियां मिलकर काम करती है और टकराव में नहीं, परिणाम के लिए काम करती है, दिल्ली के वेलफेयर के लिए काम करती है। ये सच में हमारी गवर्नेंस का वो मॉडल है जिसको एंडोर्स करते हुए हम अपनी जवाबदेही, समन्वय और स्पष्ट दिशा कि किस दिशा में हमें क्या काम करना है और क्या हमारे टारगेट हैं, ये हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सुशासन के साथ साथ संवेदनशीलता, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंक्लूजन, और इस पूरे के पूरे हमारे कामों में हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी यह सरकार जहां एक और गांधी जी के सर्वोदय को शासन की आत्मा मानती है, वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को अपनी नीति बनाती है, और अटल जी के राष्ट्रवाद पे चलते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के और विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करने के लिए रोजाना लगातार काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि दिल्ली में अब शासन और सत्ता प्रदर्शन का काम नहीं है, केवल दिखावे का काम नहीं है, ये सेवा का अभ्यास है जो दिल्ली सरकार करके दिखा रही है। यहां निर्णयों में शोर नहीं है, यहां समन्वय से होते निर्णय हैं। यहां पे सरकार का हर कदम नागरिक सेवा और राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत है, ये मैं कहना चाहती हूं। फरवरी 2025 में हमारी सरकार दिल्ली में आई, ऐसा लगा जैसे कि वर्षों के अंधकार के बाद दिल्ली में सूर्य की नई किरण आई है। 15-20 सालों में पूरी दिल्ली का टेक्सचर बदल गया, आबादी बढ़ गई, जरूरतें बढ़ गई, परंतु पिछली सरकारों ने उन ना जरूरतों को समझा, ना उन पे काम किया, और वो पूरी बुनियादी व्यवस्थाएं जो खड़ी होनी थी वो हो नहीं पाई, और लगातार व्यवस्थाएं चरमराती गई। अध्यक्ष महोदय, हमने ये तय किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप हम विकसित दिल्ली बनाएंगे, और इसके लिए दिल्ली को देश का एक टॉप सिटी, एक अच्छा सुंदर शहर बनाने के लिए हम सब लोग अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ दिल्ली को एक सिरे से सजाने के लिए, संवारने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए हमारी पूरी टीम काम में जुटी है। हमारी प्राथमिकताएं हमने तय की, उसके मुताबिक हमने अपनी नीतियां बनाई, और फिर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म अपने गोल तय किए, जिसके हिसाब से हम अपनी योजनाओं को धरती पे उतार सके। और मुझे संतोष है कि हम अपने इस 11 महीने के अल्पकाल में दिल्ली की दिशा बदलने में सफल रहे, दिल्ली को एक नई दिशा में, एक नए भविष्य की ओर ले जाने में हम सफल हो पाए। मैं बताना चाहूंगी, हेल्थ केयर की दिशा में जो हमने काम किया, जिसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने भी की, पहले ही दिन शायद ही किसी सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया होगा कि शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजना को सेम डे कैबिनेट बुला करके हमने अप्रूव किया, सेम डे। और इस 11 महीने में 4 लाख से ज्यादा लोगों का उसके अंदर रजिस्ट्रेशन, वय बंधन योजना जिसमें बुजुर्गों को इलाज की हमने सुविधा दी 10 लाख रुपए तक की,
उसमें भी 2,62,000 लोगों से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन होना ये दिखाता है कि दिल्ली की जनता तड़प रही थी, परेशान थी इलाज के लिए। आज लगभग 19,200 लोगों से ज्यादा लोगों ने इलाज पाया और 32 करोड़ से ज्यादा क्लेम अभी तक दिए जा चुके हैं। 32 करोड़ से ज्यादा। आप सोचिए कि किस तरह की स्थितियां थी कि लोगों को इलाज के लिए दर बदर घूमना पड़ता था। हमने आरोग्य मंदिर, जिसकी बात अभी कहां चले गए, वो अपना अपना भाषण दिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पहले भी कह रहे थे कि अरे जल्दी छुट्टी कर दो, वेल में भी आए कि हमें जाने दो, हमें सस्पेंड कर दो, पर अध्यक्ष जी आपने कमाल कर दिया, आपने कहा नहीं, सुननी पड़ेगी तुम्हें बात, क्योंकि पॉल्यूशन पे चर्चा इतना विशेष विषय है, दिल्ली का कंसर्न है। मैं साधुवाद देती हूँ जितने लोग बैठे हुए हैं कि आप लोग बैठे हैं उस चर्चा के लिए। तो आरोग्य मंदिर की दिशा में हमने 238 आरोग्य मंदिर खोले, 100 और तैयार है और इसे हमें 1100 तक लेकर के जाने का हमारा प्लान है कि दिल्ली में 1100 आरोग्य मंदिर हम खोलें। ये बातें तो वो हैं जो मेरे माननीय सदस्यों ने भी बार बार पढ़ी, पर मैं आपको इसके आगे की बात बताना चाहती हूँ। हमने जो दिल्ली में एक बहुत ही बेहतरीन काम किया, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, एक डिजिटलाइज किया हमने पूरे हॉस्पिटल्स के सिस्टम को, जिसमें ऑनलाइन ओपीडी बुकिंग करी, जिसमें डिजिटल प्रिस्क्रिप्शंस अब डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है और हर पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड आज अस्पतालों के पास है। वो जो करप्शन, वो जो व्यवस्थाओं में कमी, लीकेजेस पिछली सरकारों के समय में थी कि एक ही पेशेंट का 10 बार नाम लिख करके अलग अलग प्रकार की दवाइयों की पर्चियां बना बना करके न जाने करोड़ों रुपए के बिल उन्होंने बनाए होंगे, अब वो सब बंद हो गई है कि सारी चीजें डिजिटली अवेलेबल है। कौन पेशेंट है, किस अस्पताल में इलाज हुआ, एक अस्पताल में इलाज हुआ तो उसका रिकॉर्ड दूसरे अस्पताल में भी निकल आएगा। दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों का पूरा सिस्टम आपस में इंटरलिंक कर दिया गया है और जिन जिन हॉस्पिटल्स में जिन जिन मशीनों की कमी थी उन सब के लिए हमने उनको उपलब्ध कराने के लिए काम किया। उसमें 150 डायलिसिस की मशीनें हमने लगाई। हमने लोकनायक अस्पताल में हमने मेडिकल जेनेटिक वार्ड, यानी कि गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ही बच्चे की जेनेटिक प्रॉब्लम कोई है तो वो ध्यान में आ जाए, ऐसे दुर्लभ बीमारियों को जांचने का वार्ड हमने लोकनायक अस्पताल में बनाया, जो कहीं नहीं है दिल्ली में, किसी अस्पताल में नहीं है अभी। और ऐसे ही हमने नेट मशीन जो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की दिशा में काम करती है, यानी कि आपको किसी को अगर ब्लड डोनेट करना है तो 2 दिन में रिपोर्ट देकर के ये बताती है कि ये ब्लड सामने वाले व्यक्ति को देने के लिए सही है कि नहीं है, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। ऐसी रेयर मशीन जो दिल्ली में पहली बार लगी, उसको हमने अस्पताल में लगवाया। नवजात शिशुओं के लिए हमने दिल्ली सरकार के अस्पताल में लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट दिल्ली सरकार के अस्पताल में शुरू किया, जिसमें कि नवजात बच्चा जिसको माँ के दूध की आवश्यकता है वो वहाँ पे प्रिजर्व होगा, उसको मिल पाएगा और ऐसे बच्चों की सेहत और जान बचाने के लिए एक बहुत बड़ा काम हमारे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में हो पाएगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि हमारे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अभी तक कोई भी जो दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी नहीं थी। अभी तक नेशनल आयुष मिशन तो था, पर दिल्ली में आयुष सोसाइटी के नाम पे कुछ भी नहीं बनाया गया था। तो हमने दिल्ली सरकार में आने के बाद दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी बनाई और केंद्र से भी सहायता पाई और दिल्ली में आयुष के जितने काम हैं, इन अस्पतालों को संबल देना, वहाँ दवाइयाँ देना और उनको बेहतर बनाने की दिशा में हमने काम किया। सर, ये भी कहना चाहूँगी कि दिल्ली जैसा शहर जो देश की राजधानी है, यहाँ ऑर्गन डोनेशन का कोई भी व्यवस्थित प्लेटफॉर्म दिल्ली में नहीं था। हमने दिल्ली सरकार में आने के बाद स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो बनाया, जिसके माध्यम से ऑर्गन डोनेशन को व्यवस्थित किया गया। आज दिल्ली राज्य भी ऑर्गन की जरूरतों को
लाखों लोगों की जान बचाने की दिशा में अपनी भूमिका निभा पा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। महोदय, हमारी सरकार ने दिल्ली में 29 नए जन औषधि केंद्र भी खोले, जहां पे डिस्काउंटेड रेट में दवाइयां मिलती हैं, और 5 नए सरकारी अस्पतालों के ब्लॉक हमने इनॉग्रेट किए। जो अभी भाई जी कह रहे थे कि भी क्या किया, हमारे बनाए हुए अस्पतालों का क्या किया है, इसी बात के साथ मैं जरूर बताना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने अस्पताल शुरू तो कर दिए पर पूरे नहीं किए। बिना योजना के बेतरतीब तरीके से हॉस्पिटल्स को बिना उसका बजट एस्टिमेट जाने अस्पतालों को शुरू किया गया। बाद में जब देखा कि कॉस्टिंग जो है 200 करोड़ की जगह 400 हो गई, 400 की जगह 800 हो गई, 800 वाला 1600 का हो गया। खड़े खड़े स्वास्थ्य मंत्री जी, जो पढ़ी लिखी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे, वो विजिट पे जाते थे, कहते थे बनी हुई बिल्डिंग में 4 फ्लोर पे 2 फ्लोर और चढ़ा दो। उन्हें ये शायद पता ही नहीं था कि इसके लिए कोई नक्शा पास होता है, कोई सैंक्शन होती है, कोई बजट एलोकेशन होती है। सारे अस्पतालों को उन्होंने इस कदर उलझा दिया कि आज उसको सुलझाना एक अपने आप में बड़ा टास्क हो गया, बड़ा टास्क हो गया। ये सीधा सीधा लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचा रहे थे। आज इंक्वायरी में है, आज केसेस को हमें फोरक्लोजर करना पड़ा, फोरक्लोजर करके नए टेंडर लगाने पड़ रहे हैं। कैसे पूरा करें उनके इस भ्रष्टाचार की नींव को, कैसे हम इसमें इमारत बनाएं? कोई हमें ये बता सकता है कि इन अस्पतालों के लिए उनकी क्या योजना थी कि ये आज अस्पताल पूरे कर भी ले बिल्डिंग सरकार, तो उसके बाद ये चलाए कैसे जाएंगे? कैसे वहां पे डॉक्टर रखे जाएंगे? कैसे वहां पे दवाइयां होंगी? कितना उसके लिए बजट एस्टिमेशन चाहिएगा? कोई प्लानिंग नहीं थी इनकी। जब आज हमने उन अस्पतालों पे कंसल्टेंट लगाने के लिए टेंडर किए कि भाई कंसल्टेंट बुला करके पूछो, स्पेशलिस्ट बुला करके पूछिए कि भी कोई राय दें, वो बताएं कि इनको कैसे पूरा करें, तो ये लोग कहते हैं अरे ये तो पीपीपी पे दे देंगे, अरे ये तो प्राइवेटाइज कर देंगे। अरे तो भैया ऐसे ही बिल्डिंग सजा के रखनी है? इनका करना क्या है? कुछ तो पर्चा छोड़ करके जाते कि आपने सोचा क्या था इन हॉस्पिटल्स को करने के लिए। पर फिर भी हमने उनमें से 5 अस्पतालों के नए ब्लॉक को शुरू कर दिया है, और उसमें कुछ भी आधुनिक उपकरण, मरीजों को जो सुविधाएं चाहिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, 100 करोड़ रुपए और ऊपर से हमने लगाए और उन अस्पतालों के हमने ब्लॉक शुरू किए। एक नई योजना के माध्यम से हमने दिल्ली में दिव्यांगजन, उनको जो कि अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते, किसी परिवार के व्यक्ति को उनको संभालना पड़ता है, उनको 6,000 रुपए देने की हमने एक नई योजना लाए ताकि ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को पारिवारिक रूप में उनको मदद मिल सके। एक भी नई पोस्टिंग पिछली सरकारों के कार्यकाल में दिल्ली सरकार में नहीं हुई, परंतु हमने अपने नर्सिंग में 1300 रिक्त पदों को भरा और नए नर्सिंग स्टाफ को लगा करके उनको नियुक्ति पत्र दिए। अध्यक्ष जी, आजकल बच्चे को भी किसी परिवार में जाओ, किसी मित्र के यहाँ मिलो, 500 रुपए का नोट देते हैं तो बच्चा एक बार देखता है कि अंकल ने क्या दिया है। पर हमारी पिछली सरकार के राज में हमारा जो नर्सिंग इंटर्न्स होते थे उनको कितना भत्ता मिलता था? 500 रुपए का। नर्सिंग इंटर्न्स को 500 रुपए का भत्ता पिछली सरकार देती थी, अपनी जेब में करोड़ों रुपए रखती थी, पर नर्सिंग इंटर्न्स को 500 रुपए। हमने आने के बाद उस भत्ते को 13,150 प्रति माह किया ताकि वो बच्चे अपनी इंटर्नशिप को बेहतरी से कर सके। दिल्ली में हमने एक नया सेवा मॉडल प्रस्तुत किया, कोई भूखा ना सोए, और इसके लिए हमने वो मैनिफेस्टो जो वो लेके घूम रहे हैं, लेके रखिए, बिल्कुल रोज पढ़िए, क्योंकि एक एक वाक्य जो उस मैनिफेस्टो में लिखा है वो रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली को पूरा करके देगी। एक काम भी छोड़ने वाली नहीं है, मैं ये आपको बताना चाहती हूं, एक काम भी। अटल कैंटीन हमने 100 बोली थी और 100 बना के रहेंगे हम अटल कैंटीन। ग्रैब लग गया, बाकी परेशानियां हुई, तो कुछ बनने में थोड़ा टाइम लगा। 45 पूरी हो गई हैं, 55 और
बहुत जल्द हम पूरी करके दिल्ली की जनता को देंगे। रोजाना 1000 लोगों को खाना, और इसमें 100 कैंटीन में 1 लाख लोग रोजाना भोजन करेंगे। ये है हमारी सेवा का नया मॉडल। मात्र 5 रुपए में, मात्र 5 रुपए में। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं अपनी सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी को, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ अपने अधिकारियों के साथ बैठ के दिल्ली के लिए वो ऐतिहासिक एक्ट बनाया, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025, जो पहली बार इन प्राइवेट स्कूल वालों को अपने नियमों में बांध पाया कि कोई भी स्कूल अपनी मन मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकता। आपको फीस बढ़ाने के लिए अपने पेरेंट्स को, स्टाफ को, मैनेजमेंट को, सबको अपने साथ जोड़ करके राय लेनी होगी, मिलके निर्णय करना होगा। और आज भी जिस तरीके से कोर्ट ने उन सभी प्राइवेट स्कूलों वालों को इस बात का संज्ञान दिया कि आपको ये कमेटी बना करके अपने फीस स्ट्रक्चर में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, ये दिल्ली सरकार की एक बड़ी जीत है। सीएम श्री स्कूल, अभी बार बार कह रहे थे सीएम श्री स्कूल, BR अंबेडकर साहब का नाम हटा दिया। कोई नाम नहीं हटाया। मैं आज यहाँ इस विधानसभा परिसर में इस पवित्र मंच से कह रही हूँ, कोई बाबा साहब का नाम किसी स्कूल से नहीं हटा है। हमने बाबा साहब का नाम केवल रख करके उन स्कूलों की जो दुर्गत थी उसको ठीक करने के लिए उन्हें सीएम श्री स्कूल बनाया है, ताकि वहां पे बेहतर से बेहतर सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाए। उन स्कूलों में हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड होंगे, हर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी होगी, हर प्रकार की सुविधा, स्पोर्ट्स ग्राउंड, हर चीज उन स्कूलों में हो, ताकि बाबा साहब की पुण्य आत्मा को भी प्रसन्नता हो कि मेरे नाम पे जो स्कूल हैं वो बेहतरी से चल रहे हैं। ये कारण से हमने उनको सीएम श्री स्कूल किया है। केवल नाम रखने से सेवा भाव या सम्मान नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है कि आपने उन स्कूलों में कुछ अलग किया। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षा विभाग ने जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है उनके लिए 10 थेरेपेटिक सेंटर खोले हैं, जिसमें 12,000 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। ये उन बच्चों के लिए है जो विशेष हैं। मैं अध्यक्ष जी ये कहना चाहती हूं कि दिल्ली सरकार का हमारा ये कार्यकाल, 5 साल का ये कार्यकाल, इसमें एजुकेशन को, विशेष रूप से सरकारी स्कूलों को एक नए मुकाम पे पहुंचाना हमारी प्रतिबद्धता है। एक एक स्कूल में 100, 200, 500 नहीं, हर क्लासरूम स्मार्ट बोर्ड के साथ होगा, ये हमारा प्रण है। हर स्कूल में लाइब्रेरी होगी, स्पोर्ट्स ग्राउंड होगा, सारी फैसिलिटीज होगी, बेहतरीन टॉयलेट होंगे, टीचर्स, स्टाफ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा पूरा का पूरा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। अनेकों काम किए हमने इस 11 महीने में, कोई मुकाबला नहीं है 11 साल की सरकार से इस 11 महीने की सरकार का। फिर भी ये कहते क्या किया, बताइए क्या किया। तो बता रहे हैं भाई, जोड़ लीजिए, आप अपना रिकॉर्ड निकालिए कि जब आप 11 महीने पे थे तो आपने कितने काम किए थे। ऐतिहासिक कदम उठाया दिल्ली सरकार ने। पूरी की पूरी दिल्ली में 1.5 लाख के करीब प्रॉपर्टीज हैं जो बुक्ड पड़ी थी, इसलिए वहां मीटर नहीं लगता था। पर आप सोचिए कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे मीटर ना लगाओ तो आजकल के जमाने में कोई बिना बिजली के रह रहा हो। बिजली तो लेते थे, वो कहां से लेते थे, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिजली लेते थे, कहां से लेते थे, कोई बिलिंग नहीं थी, बिजली की चोरी होती थी, करप्शन होता था, अधिकारियों की जेबें भरती थी, पर उस व्यक्ति के मकान पे कनेक्शन नहीं लग सकता था, बिजली का मीटर नहीं लग सकता था। हमारी सरकार ने आने के बाद इस काम को किया कि एमसीडी की जितनी भी बुक्ड प्रॉपर्टी थी, हमने निर्णय लिया कि हम उनको बिजली देंगे, मीटर लगाएंगे। बड़ा निर्णय था, बड़ा किया सरकार ने।
लाखों लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, बिना चोरी के, बिना करप्शन के अपने घर में बिजली पा रहे हैं। सरकार का निर्णय था, किया हमने, मजबूती के साथ किया। ऐसे ही जल बोर्ड में इनके समय के लाखों बिल लोग ले लेके आज भी घूम रहे हैं। 15 लाख का बिल, 20 लाख का बिल, 5 लाख का बिल, 2 लाख का बिल। गरीब आदमी, मेरा 1 कमरे का मकान है, मैं बिजली, ये मेरा बिल पानी का इतना है, क्या करूं? कोई जवाब नहीं था। हमारी सरकार ने, मैं बधाई देती हूं परवेश जी को कि दिल्ली जल बोर्ड की जो एमनेस्टी स्कीम आई, उसके कारण से आज दिल्ली में 2,10,654 लाभार्थियों ने इसका लाभ अभी तक ले चुके हैं। और दिल्ली जल बोर्ड में 224 करोड़ रुपए का राजस्व भी आया, 224 करोड़। और ये अभी 10% भी समाधान नहीं हुआ, अभी तो बहुत केसेस है, लगातार लोग आ रहे हैं। इतना उलझा के रखा था इन लोगों ने, परंतु हमने उस काम को किया। मैं एक और बहुत ही सुंदर योजना जो दिल्ली सरकार ने की, पालना, हमने 500 पालना दिल्ली में बनाए। क्या है ये पालना? वो बहन जो मजदूरी करने जाती है, नौकरी करने जाती है, घर परिवार में कोई नहीं है छोटे बालक को संभालने वाला, उन बच्चों को संभालने के लिए सरकार ने पालना केंद्र शुरू किए कि वो बहन, मजदूर बहन अपने बच्चे को वहाँ 2, 4, 5 घंटे के लिए छोड़ के जाए। वहाँ पे सहयोगी ध्यान रखेंगी उस बच्चे का, उसको खिलाएंगी, पिलाएंगी, सुलाएंगी, और उसके बाद जब वो अपना काम करके आ जाए तो अपने बच्चे को घर ले जाए। इतनी बड़ी एक योजना जिसके माध्यम से आज दिल्ली की हजारों बहनें निश्चिंत होकर अपने बच्चे को दिल्ली सरकार के आंगनवाड़ी केंद्र में, पालना केंद्र में छोड़ के जाती हैं और अपने पैरों पे खड़ी होकर के अपने परिवार को संबल देती हैं। वो काम भी करती हैं, कमाई भी करती हैं और बच्चे का भी ध्यान हो पा रहा है। तो दिल्ली सरकार की एक बड़ी योजना, ये जो पालना केंद्र हमने दिल्ली में खोले, इसके लिए भी मैं सरकार में अपने WCD विभाग को बधाई देती हूँ। यमुना सफाई, अरे यमुना में झाग क्यों आ रहे हैं? आ गए भाई, आ गए। झाग क्यों आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? आशीष जी वाली बात ही कहती हूँ, भाई झाग गए कहाँ थे जो आ गए? पहले चले तो जाते, तब आप बताते कि चले गए थे, अब वापस आ गए हैं, हमारे कारण से आ गए। वो कभी गए ही नहीं। आप भेज देते तो हम फिर ये कहते कि हमने मेंटेन कर लिया। अभी तो यही जद्दोजहद चल रही है कि यमुना में जो इतने नाले दिल्ली भर के आकर के गिरते हैं, जितने भी STP लगे हुए हैं जो आपके कार्यकाल के हैं, पूरे के पूरे खराब मानकों पे चल रहे हैं। उन सब का अपग्रेडेशन हमें करना पड़ा, नए STPs बनाने पड़े, उनके टेंडरिंग प्रक्रिया में अभी तो चल रहा है। डिसेंट्रलाइज STP, नालों को टैप करने का काम, उनको ट्रीट करने का काम, ये तो अभी इनिशियल फेज में, कोई 2-4 दिन 10 दिन में नहीं होने वाला। तुम्हें 11 साल मिले हैं, 11 साल हमें भी तो दो, हम आपको यमुना साफ करके दिखाएंगे। सीवेज सिस्टम संभाल के रखिए। मैं आप थे नहीं, मैंने बताया एक एक वाक्य जो इस मैनिफेस्टो में लिखा है उसको पूरा करके देगी हमारी सरकार। पूरा का पूरा ब्यौरा जल बोर्ड का हमारे जल मंत्री परवेश जी ने दिया है। एक एक बात उसको मैं दोहराऊंगी नहीं, परंतु हाँ ये बात जरूर है कि वर्षों से जो दिल्ली की तकलीफें थी, इन 5 सालों में उसमें से अधिकतम तकलीफों को हम कम करने का प्रयास करेंगे। बात सड़कों की आती है। सड़कों को लगातार दिल्ली में देखा गया कि कभी उसकी सूरत सुधरी ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के समय में ना विधायकों को आदत थी सड़कों पे रहने की, ना मंत्रियों को, ना मुख्यमंत्री को, तो इसलिए जस की तस वो सड़कों की हालत बनी रही। परंतु हमारी सरकार का ये निर्णय है 100% सड़कों को हम वॉल टू वॉल कारपेटिंग करेंगे, रीकारपेटिंग करेंगे। उसकी पूरी की पूरी 100% सड़कों को, एक भी सड़क छोड़ने वाले नहीं है। पहले फेज में हम 140 किलोमीटर सड़कें अपनी PWD की रीकारपेटिंग कर चुके हैं और आगे की पूरी योजना पाइपलाइन में है। एक भी सड़क बाकी नहीं रहेगी, वॉल टू वॉल उसमें हम काम करने वाले हैं। उसमें साइड बम, उसमें सेंटर वर्ज, ये सारी की सारी सड़क को पूरी तरीके से
शानदार बनाते हुए उसमें प्लांटेशन का काम, उसमें हर तरीके के काम हम सड़कों पे करने वाले हैं। इसी प्रकार से सारे दिल्ली के जितने टॉयलेट्स हैं उनको बेहतरीन व्यवस्थाएं देना हमारा संकल्प है। जितने भी हमारे बस क्यू शेल्टर है उन सबको बेहतर करना हमारा संकल्प है। ये सारे काम कोई एक दिन में 10 महीने में हो जाए संभव नहीं है, परंतु होंगे निश्चित, क्योंकि हम लगातार उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं। ये काम लगातार चल रहा है। जरूर बताना चाहूंगी, ट्रांसपोर्ट में हमने जो काम किए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 100% ईवी पे लेके जाने का हमारा लक्ष्य है। इस समय 3500 ईवी बसें सड़कों पे चल रही हैं, जिसको 1500 बसों का इजाफा हमने अपने कार्यकाल में किया है। और ये टारगेट ये है कि 2026 के अंत तक 7500 बसेस, और फिर उसके बाद अगले साल उसको 10,000 बसेस तक लेकर के जाएं, ताकि एक जो बड़ी समस्या दिल्ली में प्रदूषण की है, इन ईवी बसों के माध्यम से उन प्रदूषण पे भी हम काम कर सके। नई ISBT का नवनिर्माण, रेनोवेशन, जितने भी बस डिपो हैं उन सब की कैपेसिटी बढ़ाने का काम, उनमें ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम, ये सारे काम भी जारी हैं, जो आपके समय में कभी भी उस तरीके से विचार ही नहीं किए गए थे। साथियों, इंटर स्टेट बसेस आप सब ने देखी होगी, अपने अपने समय में हुआ करती थी। हम जाते थे, कभी पता चलता था DTC की बस में दिल्ली के बाहर भी जाते हैं। कब बंद हुई, क्यों बंद हुई, किसी को मालूम है? इन्होंने DTC को इतने घाटे में पहुंचा दिया कि जितना दिल्ली सरकार का आज का बजट है उतना मात्र तो DTC का घाटा है, जो आपके समय में खड़ा किया गया। आपके समय में उतना घाटा है जितना दिल्ली सरकार का पूरा बजट है। सब बंद कर दिया। हमने आने के बाद में इंटरस्टेट बसेस शुरू करी। हमने आने के बाद में, सब बता रही हूं, सुनते रहो, बीच में जाना मत, सुनते रहो। इंटरस्टेट बसेस हमने आने के बाद दोबारा शुरू करी। यूनिवर्सिटी की यू स्पेशल बस हमने आने के बाद दोबारा शुरू करी। जितना भी रूट को दोबारा से रैशनलाइज करने का काम हमने आकर के दोबारा से शुरू किया। और यहां तक कि डिम्स, जिसको आपने DTC का इतना बड़ा हिस्सा बेच दिया था, हमने आने के बाद डिम्स से अपना शेयर वापस लेने के लिए फिर से किवायत शुरू की है और हमने उनसे पूरा बस का रूट ले लिया है। अब सारी बसें दिल्ली सरकार स्वयं चला रही है और इसके आगे भी दिल्ली सरकार ही अपने DTC को पूरे के पूरे नुकसान से बाहर लेकर के आने का काम करेगी। DTC फिर से अपनी जिंदगी जिएगा, हमारे कर्मचारी फिर से अपनी DTC में काम करेंगे और हर एक व्यक्ति को उसके अधिकार मिलेंगे। महिलाओं को फ्री बस कहते कहते न जाने कितने करोड़ों रुपए का करप्शन आप लोगों ने किया, पर अब नहीं होगा। हमने दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस का सफर तो जरूर देंगे, पर साथ में एक पिंक कार्ड दे रहे हैं। उस पिंक कार्ड के माध्यम से जितनी बहनें बसों में जाएगी उतनी ही टिकटें उसके अगेंस्ट पेमेंट होगी। आपके जैसे नहीं, हाँ कुछ किया, कुछ कितनी पेमेंट हो गई मालूम ही नहीं है, इसीलिए तो घाटे में गई DTC, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। क्या मांगा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, परंतु हर एक चीज को पारदर्शिता से करने के लिए दिल्ली सरकार ने महिलाओं को, दिल्ली की बहनों को पिंक कार्ड देने का निर्णय लिया है। और आने वाले समय में हम दिल्ली में टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होगी, डिजिटल पेमेंट होगी। ऐसा पूरा सिस्टम दिल्ली की बसों में कर देंगे ताकि लीकेजेस का कोई भी रास्ता ना रहे। जो आप सोचते थे, जो करते थे, वो रास्ते अब बंद हो जाएंगे। मैं जरूर बताना चाहूँगी, फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, 2 काम मैंने जो किए दिल्ली के लिए, जो कि मुझे लगता है दिल्ली के लिए बहुत बेहतर काम हो पाए। एक, जिसका जिक्र अशोक देवराहा जी ने अपनी बात में किया, पहली बार दिल्ली का अपना पब्लिक अकाउंट बनाया गया है केंद्र के साथ सेपरेट करके, और उसको
ताली कम है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। सुनिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने अपना MOU साइन करके ऑफिशियल बैंकिंग एजेंट बनाया है। वो हमारा ऑफिशियल बैंकर होगा, फाइनेंशियल एजेंट होगा, और वो हमारे लिए बाजार से लो इंटरेस्ट का लोन, जो कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर पाएंगे, दिल्ली को बेहतरीन सुविधाएं दे पाएंगे। अब दिल्ली में कोई भी काम बजट की कमी के कारण अटकेगा नहीं, लटकेगा नहीं और भटकेगा नहीं। और जो हमारे अकाउंट्स में सरप्लस पैसा होगा, उसका भी पूरा मैनेजमेंट खुद RBI करेगा, जिसको अपने आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, और जो उस पे ब्याज मिलेगा, जो इनकम सरकार की होगी, वो भी दिल्ली की जनता के काम आएगी। और इसी दिशा में अभी हमारे अकाउंट में 15,000 करोड़ इस पब्लिक अकाउंट में आ चुके हैं, जो दिल्ली सरकार का अपना अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट है। 15,000 करोड़ हमें इस अकाउंट में मिल चुके हैं, जो कि हम अपने राज्य के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर पाएंगे। आपके समय में नहीं हो पाया, दिक्कत थी आप लोगों को केंद्र सरकार से बातचीत करने में, मिल के चलने में। आपको तो LG से झगड़ना था, आपको तो केंद्र से झगड़ना था, आपको तो सारी संस्थाओं से झगड़ना था, इसलिए आप कैसे कर पाते। एक और चीज बताऊं, GST में पहली बार सालों बाद दिल्ली के व्यापारियों को अपना GST रिफंड जो है विद इन टाइम फ्रेम मिला, विद इन टाइम फ्रेम। 915 करोड़ रुपए, 915 करोड़ रुपए हमने दिल्ली के व्यापारियों को दिवाली से पहले पहले GST रिफंड दिया, ताकि अलग से बोल लेना भाई, तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हारा समय पूरा हो गया, समझो भैया, अब समय तुम्हारा नहीं है, समय पूरा हो गया, समझो। मैं तो इतनी बात कहना चाहती हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ये अजय भाई बैठे हैं तो एक पर्चा जरूर पढ़ना चाहूंगी। इन्होंने कहा सिलेंडर नहीं दिया, 2,500 रुपए नहीं दिए। अरे सुनो सुनो, तो तुम्हारी बात का जवाब दे रही हूं। अध्यक्ष जी, मेरा टाइम 2 मिनट इनके हिसाब से कर देना। कहा जी सिलेंडर नहीं दिया और 2,500 रुपए नहीं दिए। मैं बताऊं हमने क्या क्या दिया, तुम्हारे अकाउंट में क्या क्या दिया, ये सुनिए। DMRC की पेमेंट जो आम आदमी पार्टी की सरकार में दी जानी चाहिए थी, फेज 1, 2 और 3 की 9,087 करोड़ रुपए हमने देने का वायदा किया। तभी DMRC का काम दोबारा बढ़ पाएगा। इसी तरीके से पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के अकाउंट में जो पैसा आपकी सरकार के समय दिया जाना चाहिए था, वो सारी रोड दिल्ली के लिए बनी। आज दिल्ली में कितना ट्रैफिक कंजेशन कम हो पाया इन सभी एक्सप्रेस वे के कारण से। 3700 करोड़ रुपए उस अकाउंट में पेंडिंग है, जो हमें देने पड़ेंगे आपके कारण, आपके समय की पेंडिंग लायबिलिटी के कारण। इसी तरीके से पावर विभाग की 3326 करोड़ रुपए आपके समय के पेंडिंग लायबिलिटी आज की वर्तमान की दिल्ली सरकार को देनी पड़ेगी। आप पूछते हो सिलेंडर, आप पूछते हो ये थोड़ी ना बता के गए थे आपकी ये लायबिलिटी पेंडिंग है। अभी तो सुनते रहिए, इतना बड़ा परिचय, थोड़े थोड़े मेन स्पोर्ट्स के बच्चे 3 साल से उनको प्राइज मनी नहीं मिला, 24 करोड़ रुपए उस हेड के भी पेंडिंग हैं। आपके हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट के लगभग 1800 करोड़ रुपए की देनदारी हमारे ऊपर खड़ी है। बच्चों को, बैकवर्ड क्लास के, हमारे इकोनॉमिकल बैकवर्ड बच्चों को, माइनॉरिटी के बच्चों को जो है स्कॉलरशिप 17 करोड़ रुपए उस हेड में अभी हमें देना पड़ेगा, जो आप नहीं देके गए हैं। ऐसे ही RRTS के अकाउंट में 250 करोड़ रुपए जो आपको देने थे, आपने नहीं दिए, हमें देने पड़ेंगे। जय भीम स्कीम जो बच्चों के
इन्होंने कोचिंग के लिए देनी थी 150 करोड़ रुपए की लायबिलिटी, 15 करोड़ रुपए की योजना बनाई। आज इतने सारे कोचिंग सेंटर खड़े हुए हैं, 150 करोड़ रुपए मांग रहे हैं भाई, कह रहे 150 करोड़, हम भी हैं, हम भी हैं। पता नहीं कौन कौन इनके साथ में मिली भगत में था। 150 करोड़ रुपए की लायबिलिटी सरकार पे खड़ी हुई है। और तो और छोड़ो, कितने शर्म की बात है, कोविड के समय में जो सरकारी कर्मचारी, जो डॉक्टर जिनकी मौत हुई, उनके पैसे भी इन्होंने नहीं दिए, वो भी हमें देने हैं, वो हमने दिए, वो हमने दे दिए। ऐसी ये सारी लायबिलिटीज इनको चुकाने में लगे भाई। मिलेगा, सिलेंडर भी मिलेगा, 2500 रुपए भी मिलेगा, चिंता मत कीजिए। ये हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के विजन की सरकार है। एक एक शब्द जो कहा है उसे पूरा करेंगे और उस पैसे को हम देंगे। आप लोग क्या जानो, मिल करके काम करना क्या होता है, एजेंसीज को आप में इकट्ठे मिल करके चलाना क्या होता है। इस पूरी की पूरी सरकार में आपने टकराव को अपनी रणनीति बनाया, अराजकता को आपने राजनीति बनाया। आपने कब काम करने की कोशिश करी? आपको तो केंद्र सरकार से भी यदि कोई सब्सिडी आती थी, कोई ग्रांट आती थी, तो आप वापस भेज देते थे कि कहीं केंद्र सरकार का नाम ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके उन नेता से पूछना चाहती हूँ कि ये कोई आपके बेटे की शादी में आया लिफाफा नहीं था कि 1 रुपया रखा और बाकी वापस दे दिया। ये दिल्ली सरकार का पैसा था, ये दिल्ली की जनता के हक का पैसा था, जिसको आपने लौटा दिया और दिल्ली का विकास कार्य रुक गए। शर्म आनी चाहिए आपको। दिल्ली के हक का पैसा आपने दिल्ली में पहुंचने नहीं दिया, जिसको आज हम अलग अलग मदों में दिल्ली के लिए लेके आ रहे हैं। आज हम कभी डीडीए के साथ बैठ के मास्टर प्लान, सर्कल रेट रिवीजन करते हैं, लैंड मैनेजमेंट पब्लिक यूटिलिटी के लिए करते हैं, तो कभी हम एमसीडी को उसकी जरूरतों के लिए ग्रांट देते हैं, एक्स्ट्रा ग्रांट। अभी भी 500 करोड़ हमने दिया। हमने उनको 70 एमआरएस मशीन और 1000 लीटर पिकर मशीनों को लेने के लिए 2300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। आप सोचिए कि हम लोग दिल्ली के भले के लिए हर संभव प्रयास, हर संभव काम करने की दिशा में चल रहे हैं। मैं लगातार जो हमारे एलजी महोदय ने दिल्ली के लिए मेहनत करी, दिल्ली के हर विषय पे काम किया, दिल्ली को बचा के रखने के लिए जितनी भी शिद्दत से उन्होंने दिल्ली में समय लगाया, आज इस सदन के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करती हूँ। उनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी दिल्ली राज्य को स्कीम दी गई हैं, जितनी ग्रांट दी गई है, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज हजारों करोड़ रुपया उस मद में हमें मिला है और हम दिल्ली के बेहतरी के लिए काम कर पा रहे हैं। मैं उन सभी एजेंसीज का, उन सभी विभागों का भी धन्यवाद करती हूँ जिसने दिल्ली सरकार के साथ में लगातार कंधे से कंधा मिला के काम किया और दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में एक एक कदम रोजाना आगे बढ़ा। मैं अध्यक्ष जी कहना चाहती हूँ, मैं, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, हम सब लोग लगातार दिल्ली की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। लगातार दिल्ली की जनता की सेवा में हमें आप कार्यरत देख लेंगे, क्योंकि हमारी सरकार अकाउंटेबिलिटी की सरकार है। परंतु मुझे थोड़ी तकलीफ है, इन लोगों को 24/7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ बातें कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। आज भी बोलेंगे कुछ, अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता। एक महिला वो राज्य चला रही है, दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। ये तकलीफ है मुझे इस बात की, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार रहता है। मेरे भाषण में ब्रिटिश की जगह कांग्रेस निकल गया मेरे मुंह से, उसकी रीलें बनानी शुरू कर दी। भाई शब्द निकल सकता है किसी के मुंह से भी, मेरे से, आपसे, कहीं से भी। आप उसी को, इससे पहले इस तरह की, इस घटिया स्तर की राजनीति कभी नहीं हुई। हमसे तो गलती में शब्द निकला, आप लोगों ने तो होशो हवास में दिल्ली की जनता को
कितने ही मौकों पे गलत बयानी करी। वो लोग जो होशो हवास में बच्चों की कसम खा के कहते थे पद नहीं लूंगा, सत्ता में नहीं आऊंगा, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कांग्रेस के साथ में समझौता नहीं करेंगे, वो गलत बयानी उन्होंने होशो हवास में की। हमारे जैसे गलती से नहीं हुई, की आप लोगों ने। आपने रामलीला मैदान में अनशन पे बैठ के, अनशन से लेकर के शीश महल तक का सफर तय किया, गलती से नहीं किया, जानबूझ के षड्यंत्र के माध्यम से किया। और इसी तरीके से इस विधानसभा परिसर को फांसी घर कह दिया, गलती से नहीं कहा, जानबूझ के षड्यंत्र करते हुए आपने इस विधानसभा परिसर को फांसी घर कहा, जानबूझ के किया। और ऐसे ही इसी सदन में आपकी नेता के द्वारा गुरुओं का जो अपमान किया गया, गलती से नहीं किया, जानबूझ के किया गया है, जानबूझ के किया गया है। जो झुका नहीं किसी तख्त के आगे, जो झुका नहीं किसी तख्त के आगे, जो डरा नहीं किसी सत्ता से। जब अंधकार ने साहस खोया, जब अंधकार ने साहस खोया, जब सत्य मौन से डर गया, तब नानक बन के खड़ा हुआ, तब नानक बन के खड़ा हुआ, दीप बन के तूफानों से लड़ गया। राष्ट्र का मान है गुरु, राष्ट्र की शान है गुरु, राष्ट्र का मान है गुरु, राष्ट्र की शान है गुरु, सनातन की अमर पहचान है गुरु, सनातन की अमर पहचान है गुरु। गुरुओं का अपमान कतई सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। और सरकार की बात, सरकार अपना काम कर रही है, पूरी ईमानदारी से कर रही है, शिद्दत से कर रही है। बहुत जल्द आपको और बेहतर रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे। दिल्ली सरकार, वर्तमान की दिल्ली सरकार धरने में नहीं करने में विश्वास रखती है, धरने में नहीं करने में विश्वास रखती है, कन्फर्ट्रेशन में नहीं कॉपरेशन में विश्वास रखती है, और रिबन कटिंग में नहीं, रिबन कटिंग में नहीं, रोड कंप्लीशन में विश्वास रखती है। और स्लोगन में नहीं, स्लोगन में नहीं, सिस्टम में काम करती है। ये दिल्ली की वर्तमान सरकार है जो अनाउंसमेंट में नहीं, एग्जीक्यूशन में काम करती है। अध्यक्ष जी, दिल्ली की ये सरकार अपने 11 महीने का कार्यकाल पूरा करी है। 11 साल की सरकार से हम क्या कम्पीट करेंगे? 11 साल वालों ने जितना अपने 11 साल में नहीं किया, उससे ज्यादा हमने अपने 11 महीने में करके, पारदर्शिता के साथ में करके दिखाया है, दिल्ली की बेहतरी के लिए करके दिखाया है। और हर काम पे हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है। दिल्ली का कल बेहतर होगा, सुंदर होगा, इस बात का विश्वास मैं दिल्ली की जनता का दिलाती हूँ। मिल करके हम लोग एक बार बोलेंगे, वाहेगुरु जी का खालसा, बोले सोनिया।